नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2026-27 के बारे में, जो कि एडमिशन फॉर्म कब तक निकल जाएगा और इसके लिए अब जो एडमिशन किस तरीके से मिलने वाला है, यानी कि बच्चों को दाखिला किस तरीके से मिलेगा इस बार। तो सारी डिटेल्स वीडियो में आगे पता चलने वाली है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अपडेट्स क्या हैं और ये फॉर्म में भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एज क्राइटेरिया क्या है और अलॉटमेंट होने के बाद किस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन होगी, सारी डिटेल्स वीडियो में आगे मिलने वाली हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नोटिफिकेशन आने से लेकर एडमिशन हो जाने तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आप बनाना हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आगे चलते हैं टॉपिक पे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो देखिए, दिल्ली के अंदर हर साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं। तो ये 3 तरीके से डिवाइड की जाती हैं कैटेगरीज, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहती है, डीजी कैटेगरी रहती है और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी रहती है, जिसके तहत लाखों पेरेंट्स दिल्ली के अंदर यहाँ पे आवेदन करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जो कि 25% सीटें रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे 25% सीटों पे एडमिशन हो जाता है, जिसके बाद आपको निःशुल्क शिक्षा मिलती है बच्चे को। तो यहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं और आपको एडमिशन होने के बाद ना तो स्कूल को बुक्स के पैसे देने होते हैं, ड्रेस के भी पैसे नहीं देने हैं आपको, और फीस तो देनी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। तो इसके लिए दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद में बच्चों का स्कूल अलॉटमेंट होता है। तो स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे कि फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक रही आपकी या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक रही, तो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट होने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे उन सारी चीज़ों से बचाव करना है। पहले से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होएगा, क्या क्या आपके दस्तावेज लगने वाले हैं। और देखिए, पहले 2 साल पिछले तक तो 96,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट लगा करता था, पर अब आपको यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया जो पिछले साल बढ़ाया गया, 25-26 के सेशन में बढ़ाया गया था, तो अब आपकी अगर सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और देखिए, अब एडमिशन मिलने का क्या प्रोसेस है कि आपके बच्चों को जो एडमिशन मिलने वाला है वो एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, यानी कि आपके बच्चे का जो दाखिला होगा वो किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ जो कॉलम्स रहते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम और ये बेसिक डिटेल जो होती है, वो आपको सही तरीके से फिल करनी है और सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। क्योंकि काफी बार ऐसा देखने में पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में मदर फादर की डिटेल कुछ हैं और आईडी प्रूफ में कुछ और डिटेल्स हैं, तो वहाँ पे डिफिशियंसी मेमो दे दिया जाता है जोनल ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने से पहले आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए, जैसे कि मदर फादर का आधार कार्ड देख लीजिए आप। मदर फादर के आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, या फिर आप अंडरटेकिंग होती है, अंडरटेकिंग बनवा के भी दे सकते हैं कि आपके बच्चे की ये करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है। इस तरीके से आपकी अंडरटेकिंग भी चल जाती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पे भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ की कोई चिंता ना करें कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप ये बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चे के एज प्रूफ में कंसिडर हो जाने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया कि आपके ये जो प्रूफ है ये एज प्रूफ में चले जाएंगे। इसके बाद रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि रेसिडेंस में काफ़ी लोगों को लगता है कि रेसिडेंट डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट चलेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसी ईयर में वैलिड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना आप डोमिसाइल का ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। जब फॉर्म फिल करेंगे आप तो वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं कि रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में आप क्या प्रूफ देने वाले हैं। तो वहां पे देखिए काफी सारे प्रूफ होते हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, मदर फादर या चाइल्ड में से किसी का भी आधार कार्ड वहां पे चल जाने वाला है रेसिडेंट डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है और आप कहीं और रह रहे हैं, ऐसी भी समस्या होती है काफी लोगों को। तो मान लीजिए आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं आप, पासपोर्ट अवेलेबल है पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका अपना मकान है तो आप बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, या टेलीफोन का बिल जो कि एमटीएनएल डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आपके यहाँ पे चल जाने वाले हैं। ये रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में हो गए। अब बात आती है कि बच्चे का जो एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है
जो कि आपका एज क्राइटेरिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्लास सिलेक्शन रहता है। तो देखिए, अगर आपके बच्चे की 3 साल उम्र कंप्लीट हो गई है, जो कि 31 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे का नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सॉरी, 3 से 4 साल के बच्चे का। और उसके बाद 4 से 6 साल के बच्चे का आप जो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये आप कर सकते हैं केजी क्लास के लिए, और फिर 5 से 7 के लिए फर्स्ट क्लास के लिए कर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या बैठ रही है 31 मार्च तक। 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप काउंट कर सकते हैं एज कैलकुलेटर के तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे की उम्र कितने साल का हो गया, कितने मंथ का हो गया, कितने दिन का हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि एज आपको किस तरीके से पता चलेगी, किस क्लास में आपका बच्चा जाने वाला है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है, देखिए, रेसिडेंस क्लियर हो गया आपका, और आपका एज प्रूफ क्लियर हो गया, क्लासेस भी आपकी क्लियर हो गई, आप किस क्लास में एडमिशन करा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि देखिए, कैटेगरीज जो डिवाइड होती हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और डीजी कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी को मिला के 22% सीटें होती हैं। तो ये जो 22% सीटें हैं, यहाँ पे डीओई के द्वारा कभी भी ये क्लियर नहीं किया जाता कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें हैं और डीजी कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें हैं। दोनों को इक्वल सीटें दी गई हैं, मतलब एक ही तरीके से बोल दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में 22% सीटें हैं। अब यहाँ पे ये कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को ज्यादा सीट दी जाती है या डीजी कैटेगरी वालों को ज्यादा सीट दी जाती है। तो यहाँ पे 22% सीटें ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के मिला के होती हैं। इसके बाद जो बच जाती है 3% सीटें, वो चली जाती हैं सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो आप उस कैटेगरी से ही फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो 4 डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें से देखिए, मोस्टली लोग दिल्ली के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं वो फिल करते हैं इनकम सर्टिफिकेट से। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका देखिए, तहसीलदार रैंक से बना होना चाहिए या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की रैंक से बना होना चाहिए। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनवा सकते हैं। तो आपका ये जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होगा, ये 5 लाख सालाना से कम का होना चाहिए। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपका चल जाने वाला है। अब काफी लोगों को डाउट रहता है कि मदर का बना सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट या नहीं बना सकते हैं। देखिए, मदर का या फादर का आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, डीओई की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है ऐसा कि आप सिर्फ फादर का ही इस्तेमाल करेंगे, मदर का नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे मदर का भी इनकम सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं और फादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में 3 डॉक्यूमेंट और हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका एवाई राशन कार्ड हो गया, बीपीएल राशन कार्ड हो गया, और आपका जो ग्रीन वाला कार्ड होता है पीआर राशन कार्ड, यानी कि फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो आप इन कार्डों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इन कार्डों का इस्तेमाल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये आप राशन कार्ड के जरिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपका नाम होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का, और बच्चे का भी नाम होना चाहिए राशन कार्ड में। तभी आप राशन कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अन्यथा आप इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है डीजी कैटेगरी की। तो डीजी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट के व्याप पे आप डीजी कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, जो डीजी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप या तो फादर का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कीजिए या बच्चे का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट बनता है कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये फादर के ब्याप पे बनते हैं, ये मदर के ब्याप पे नहीं बनते हैं। तो आपको जो सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है वो फादर का या बच्चे का इस्तेमाल करना है। मदर का सर्टिफिकेट आप ना इस्तेमाल करें, फादर का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट बनाता है, चाहे वो एससी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका एसटी सर्टिफिकेट हो, ये फादर की साइड से बनते हैं, यानी कि फादर के ब्लड रिलेशन के रिलेटिव जो होंगे वहां से बनाया जा सकता है, मदर की साइड से नहीं बनाया जा सकता है। तो बच्चे का वही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा जो फादर के बेसिस से बना होगा। तो आप इस तरीके से वो सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका पिछले साल का सर्टिफिकेट बना हुआ है और मान लीजिए फॉर्म निकला मार्च में और वेरिफिकेशन हुई अप्रैल में, तो आपको एक एनसीएल सर्टिफिकेट अलग से बना के देना होगा, जो कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। वो सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, जिसका ड्यूरेशन पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो ये आपको अलग से बना के देना होगा जोनल ऑफिस में। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
और देखिए, अगर आप लोग चाहें इनकम सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन इत्यादि, जैसे कि विडो पेंशन होती है, दिल्ली बेनिफिट स्कीम है, विकलांग पेंशन है जिसे डिसेबिलिटी पेंशन या फिर हैंडीकैप पेंशन भी कहा जाता है, इन सब के लिए अप्लाई करवाना या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना, रिन्यू करवाना लाइसेंस, इन सब चीजों के लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिफिशियंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ कि डिफिशियंसी किन कारणों से मिल सकती है और किस तरीके से आपको डिफिशियंसी से सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।